हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स ऑडियो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये सारे उससे कलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक बोले तो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपी आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, यूपी टेट, जितने भी सारे एग्जाम होता है, या फिर बिहार एसएससी, बिहार जीडी, या फिर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, या यू कहे तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि एनसीईआरटी जो है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का फैक्ट्स डायरेक्ट कलेक्ट करके एंड आप सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ज्यादा मैं टाइम किल नहीं करूंगी, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। हुमायूं और शेर शाह से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे, फिर अकबर देखेंगे। ठीक है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट बनेगा एनसीईआरटी में उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग जहांगीर को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी ये सारी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हुमायूं कामरान अस्करी हिंदलाल बाबर के पुत्र थे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूं, हुमायूं कामरान अस्करी हिंदलाल ये बाबर के पुत्र थे। हुमायूं जो थे ये हुमायूं बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा होता है और उसकी माँ का नाम होता है माहम बेगम। ठीक है, ये शिया संप्रदाय से संबंधित है। और कामरान और अश्करी की माँ जो होती है ये गुलरुख बेगम होता है। यानी ये तीन भाई होता है हुमायूं, कामरान, अश्करी, हिंदलाल। ठीक है, इसके बारे में बातें करें तो ये जो होता है ना हुमायूं, इसकी जन्म 1508 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है ये क्वेश्चन बनेगा, तो काबुल में होता है। इसकी माँ का नाम है माहम बेगम। ठीक है, ये शिया संप्रदाय से रिलेटेड है। कामरन और अश्करी ये दोनों भाइयों की बातें करें तो ये गुलरुख बेगम इसकी माँ होती है और हिंदलाल की माँ दिलदार बेगम थी। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद से शेर खान ने हुमायूं की अधीन स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण करता है और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लेता है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध थे, वो कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ये एक्यूरेट सीरियल वाइज बीपीएससी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध को एक कालक्रम के द्वारा सजाइए। ठीक है, मतलब सीरियल वाइज आपको दे देगा। ठीक है, तो सीरियल वाइज क्या क्या है? सबसे पहले देवरा का युद्ध होता है, फिर चौसा का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध होता है, और 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा यानी जिसको देवरा भी कहा जाता है उसके नाम का स्थापना करता है। अफगान विद्रोही को परास्त करता है, दैट मीन्स बोले तो अफगान के जितने भी विद्रोही होते हैं उसको हरा देता है। और 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होता है। ठीक है, यानी हुमायूं जो है ये शेर शाह से पराजित होना पड़ा है उसे। और इसी युद्ध में निजाम नामक यानी भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने बचाई थी? तो भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध जो होता है ये विजय से शेर खां, कहीं कहीं शेर खां लिखेगा, कहीं कहीं शेर शाह लिखेगा, तो दोनों एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, तो आपको बता दें कि हुमायूं के विरुद्ध चौसा के विजय जो होता है, विजय से शेर खां शक्ति प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होता है और उसके शेरशाह की पदवी धारण करता है जैसे जीतता है। ठीक है, अपने नाम का खुतवा पढ़ाता है और सिक्के पर अंकित करवाता है, यानी कि अपने नाम का उन्होंने खुतवा पढ़ाता है और सिक्के पर अंकित करवाता है, मतलब लिखवाता है। ठीक है, 17 मई 1540 की बातें करें तो कन्नौज को बिलीग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, कहीं कहीं लिखेगा कन्नौज का युद्ध, कहीं कहीं लिखेगा बिलीग्राम का युद्ध, तो दोनों एक ही है। ठीक है, हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। फिर से रिपीट करूं, 17 मई 1540 को कन्नौज या फिर बिलीग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर के वह
वो क्या करता है, इधर उधर भटकना पड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय होता है और उसमें हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस मिल जाता है। यानी कि पहले वो हार जाता है, फिर इसके बाद वो पुनः जीत जाता है सरहिंद युद्ध में। 1555 में जब युद्ध होता है तो फिर वो जो खोया हुआ उसका राज रहता है वापस मिल जाता है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ा था और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था। ठीक है, कल मैंने आप लोग को बताई थी कि जौनपुर का निर्माण किसने करा था, ये आप लोग कमेंट में आज बताइएगा। ठीक है, कल ही मैंने चैप्टर पढ़ाई है जौनपुर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सभी जितने भी मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं वो सभी, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट में लिखिएगा कि जौनपुर का स्थापना किसने किया था। कमेंट में आप सभी को बताना है। ठीक है, ये कमेंट में यदि लिखते हैं ना, उससे क्या होता है कि लिखी हुई बात बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, तो एक बार आप सभी कमेंट में बताइएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने करा था। वैसे आप सभी जानते भी हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार कमेंट में लिखेंगे। एंड मैंने कल इस चैप्टर को पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो जो फरीद होता है, ये फरीद को इसके पहले इसका सिराज नाम होता है। ठीक है, सिराज नाम से पहले प्रसिद्ध होता है और ये जौनपुर में जाता है शिक्षा लेने। ठीक है, यानी कि शिक्षा अध्ययन करने। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार यानी रेवेन्यू जो रिफॉर्मेशन होता है, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार, ये सारे सम्मिलित है। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों यानी जिलों में बांटा था। ठीक है, कहीं कहीं लिखेगा कि शेरशाह ने बंगाल को यानी जो बंगाल है वेस्ट बंगाल उसको जिलों में बांटा था, तो भी सही है। लिखेगा कि सरकारों में बांटा था, तो भी सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। ठीक है, इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ यानी कि सिकादारों के नियंत्रण में दे दिया गया था। एक छोटे छोटे टुकड़ी करके क्या किया था, सेना के साथ सिकदारों में नियंत्रित कर दिया था। आमीन बंगा या फिर आमीन बंगाल नाम से असैनिक अधिकारी की सिकदारों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। इसे क्या बोलते हैं? अमीन बंगला। अमीन बंगला और एक नाम है अमीर बंगला, यानी दोनों के नाम के आगे बंगला बंगला है, ये तो याद रखनी है। एक है अमीर और एक है आमीन, ये दोनों आप रिलेट कर सकते हैं। एक के लास्ट में ना है, एक के लास्ट में र है, यानी अमीर और अमीन दोनों बंगला से रिलेटेड है, यानी बंगाल में है। बंगाल में अधिकारियों असैनिक अधिकारी होते हैं, सिकदरों की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो गाइज मैं बोलूं, जो भी प्रथम व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे स्टैटिक की बात करें चाहे करंट अफेयर्स की बात करें। जो भी प्रथम व्यक्ति कुछ करता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम काजी फजील नामक व्यक्ति को इसने उस पद पे आसीन करता है। किस पद पे? सिकदारों की यानी कि असैनिक अधिकारी जो थे सिकदारों की देखभाल के लिए, उनके पद पे नियुक्त करता है और ये पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। यानी कि सोना भी था, चांदी भी था, तांबा भी था, तीनों चीज, शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध तांबा का सिक्का प्रचलन किया था, यानी स्टार्टिंग किया था, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट हुआ था। चांदी का रुपया 178 ग्रेन, तांबे का दाम जो था 380 ग्रेन चलाया गया था। रुपया और दाम की विनियमन दर 1:6:4 था। ठीक है, यानी रुपया का दाम का विनियमन दर क्या था? 1:6:4 था। ठीक है, इसके समय में 23 टकसालें थी। ठीक है, क्या थी? 23 टकसाल थी। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करता है। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में आता है तो हुमायूं जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करता है, जब दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में होता है। ठीक है, हाजी बेगम की बातें करें तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण करती है और ये दिल्ली में है, दीने पनाह में। ठीक है, 1560 के दशक में बनवाया था। ठीक है, किसने? हाजी बेगम कौन होती है? हाजी बेगम हुमायूं के
वाइफ होती है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाती है दिल्ली में, जिसे दीन पनाह कहते हैं, और ये 1560 के दशक में बनाया जाता है। मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरान वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना था, यानी व्हाइट कलर के संगमरमर का यूज किया गया था। भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है। कलिंजर विजय कब होता है? 1545 ईस्वी के दौरान होता है, जब शेरशाह के सैनिक उकला यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे। उकला किसको बोलते थे? गोले, जो गोला होता है ना, जैसे जो भी बारूद का गोला हो गया या फिर ऐसा जो भी सैनिक लोग यूज करते थे, उसको उकला कहा जाता था, ठीक है। तो जब शेरशाह के सैनिक उकला फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिर जाता है, और बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिसे गोलों में आग लग गई और वे फट फट करके सभी दिशा में विध्वंस होने लगा, और शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला, मतलब आधा जल गया था, ठीक है। और दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ये जीत क्या होता है? अंतिम हो जाता है उनके लिए, शेरशाह के लिए। 13 मई 1545 की बातें करें तो कलिंजर में ही मर गया, ठीक है। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था, और उस समय वहां का राजा कौन था? कीरत सिंह था। उस समय के राजा का नाम क्या था? कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मड़वाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर के मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये लिखता है शेरशाह सूरी मरवाड़ के युद्ध में राजपूते के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर के ये लिखता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ठीक है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जो दिल्ली में स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली में जो पुराना भवन किला जो है, दिल्ली में जो स्थित है पुराना किला, इसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका पूछेगा कि बिहार में है, सासाराम में है, ठीक है। किलाए कुहना, यहाँ पे किलाए कुहना मस्जिद है। शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। कृषक की बातें करें तो कृषक की मदद के लिए, यानी जो कृषक होते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं, उनके मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था भी प्रारंभ किया था। किसान को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट होता है कि उस वर्ष उन्होंने कितना लगान देना है और कितना नहीं देना है, ये सारी इसमें डिफिनीशन दिया रहता है, ठीक है। किसान जो होता है कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट बनता है, जैसे मेमोरेंडम साइन किया जाता है, एग्रीमेंट बनता है, और उसके तहत जो किसान होते हैं ये क्या करते हैं, इसके तहत ये एग्रीमेंट को साइन करके देन वो लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग अकबर से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। गाइज मैं बातें करूं, ये एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। आप वैसे जानते ही हैं कि हर एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू एनसीईआरटी से फैक्ट उठा लिए जाते हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे भी वो स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो वनडे लेवल का एग्जाम हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अकबर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, ये मेरा खुद का नोट्स बनाया गया है, मैंने जो भी 5-6 टाइम मैंने पढ़ी है उसका नोट कलेक्ट करी है। मैं चाहूंगी कि आप सभी इसे रिवीजन करें। ऑडियो बनाने का मतलब ही है ताकि आप सभी कोई भी काम करते रहें, इसे 15-20 मिनट में यूं ही रिवीजन कर ले ऑडियो के माध्यम से। थोड़ा फास्ट कर लीजिए और सुन लीजिए, ठीक है। चलिए हम अकबर से बातें करते हैं, अकबर से रिलेटेड ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। अकबर का जन्म जो होता है 15 अक्टूबर 1542 को होता है, ठीक है। वैसे भी आज देखें तो आज आपका 14 अक्टूबर है गाइज, कल अकबर का बर्थडे है ना। कल ही 15 अक्टूबर है तो कल अकबर का बर्थडे होगा, उसके बिफोर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था, और 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया था। फिर से मैं रिपीट करूं,
14 फरवरी 1556 को पंजाब में जो गुरदासपुर के जिला है कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया जाता है और उसी समय उसकी आयु जो है 14 वर्ष से बहुत ही कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर देता है और हुमायूं इसे फर्जंद पुत्र पुकारता था। ठीक है, हुमायूं किस नाम से इसको पुकारता था? फर्जंद पुत्र कहता था। ठीक है, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर जो है, अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था। उसने अगर हम बातें करें तो खाना की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, यानी कि खाना की उपाधि से विभूषित किया गया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूते से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा करते हुए जा रहे थे तो उसने शागनेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर की राजा बिहारी मल, ठीक है, बिहारी मल, कहीं कहीं लिखा रहेगा भारमल। ठीक है, अक्सर आप इसमें देखे भी होंगे कि जो सीरियल बनाया जाता है अकबर से रिलेटेड तो उसमें भारमल ही बताया जाता है, भारमल का ऐसे नाम दे करके, लेकिन कहीं कहीं एनसीईआरटी में बिहारी मल लिखेगा तो कहीं कहीं भारमल लिखेगा, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को कहा जाता है, यानी आमेर की जो राजा होते हैं उनका भारमल बोलिए या फिर बिहारी मल बोलिए, उन्हीं को कहा जाता है। ये बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके जो ज्येष्ठ पुत्री होती है हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम से जिसको जोधाबाई कहा जाता है, यानी जो जोधाबाई सीरियल में दिखाया जाता है अकबर और जोधा, तो जोधा का नाम रियल नाम क्या होता है? हरखाबाई, लेकिन लोक प्रचलित नाम इन्हें जोधाबाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, घरेलू जो नेम होती है वो इन्हें जोधाबाई कहा जाता है। अगर इनकी बातें करें तो विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त किया। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय शाम्भर में अपने राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया और अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। ठीक है, इस प्रकार भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम, जिसे जहांगीर का यानी शहजादे जो सलीम होता है, सलीम का ही नाम होता है जहांगीर। ठीक है, यानी जो इसका अकबर का बड़ा पुत्र होता है इसको सलीम कहा जाता है प्यार से, और इसी को आगे चल के जहांगीर नाम पड़ जाता है। ठीक है, यानी इसी को जहांगीर भी कहते हैं, सलीम भी कहते हैं, एक ही नाम है। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्ता संप्रदाय को समर्थन करता है और वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन करने अक्सर जाया करता था। ठीक है, अपनी उदार धार्मिक नीति के अगर हम बातें करें तो अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्य हो। ठीक है, ये उसने अकबर के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है। माहम जो होता है, माहम अनगा के पुत्र अधम खा को, यानी कि माहम अनगा के जो पुत्र होते हैं, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, अतगा खां जो होता है ये बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ईमानदार जो होता है, ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रोल निभाता है। अक्सर आप लोग सीरियल वगैरह में देखे हैं, अकबर जोधा अकबर का ये जो सीरियल दिखाया जाता है उसमें अतगा खां जो होता है अपने जान देने के लिए भी न्यौछावर होता है अकबर के लिए, हर एक गुप्त सूचना इसको देते रहता है ना। तो ये सारे आप सभी देखे भी होंगे, वैसे मैं बता भी रही हूँ, बुक में ये डायरेक्ट फैक्ट है, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अतगा खां की हत्या कर देता है और दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के समय में शत्रु से घिर जाने पर वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 1565 ईस्वी में मरवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने
भद्रा जून में मुगल सेनाओं का शमन किया, लेकिन चारों तरफ से घिरे जाने के कारण उसे सिवान जाना पड़ा। ठीक है, और राव चंद्र सेन जो थे ये 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अकबर ने पुनः सेना भेजकर उस पर आक्रमण करा लेता है और पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया था। ठीक है, 1581 की बात करें तो उसकी मृत्यु हो गई, पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया, 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह जो होता है ये जोधाबाई, जो हरखाबाई लिखा रहता है तो वही ये इसके मानसिंह जो होता है इसके भाई का बेटा यानी भतीजा होता है। ठीक है, 15,000 सैनिकों के कारण 15 है जो मानसिंह होता है 1576 ईस्वी में 5,000 सैनिक को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजता है और मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूरी हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा और राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया और जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें राणा पराजित हो जाता है और उन्हें अरावली की पहाड़ी में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, मेवाड़ की बातें करें तो मेवाड़ राज्य जो है ये अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की गई थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा था और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो होता है राणा अमर सिंह, ठीक है, राणा प्रताप की पुत्र क्या नाम है? राणा अमर सिंह है। 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि करता है। जहांगीर बोले तो किसका नाम होता है? सलीम का। सलीम कौन होता है? अकबर के बड़ा पुत्र, इसी को जहांगीर कहते हैं। ठीक है, जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर देता है, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार कौन थे? वीर सिंह देव ने मार्ग में अबू फजल की हत्या कर देता है। ठीक है, अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया गया कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया अकबर ने। देखो अकबर जो था ना वो पढ़ा लिखा नहीं होता था। ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन पढ़ा लिखा से कम भी नहीं था, इतना एक्सपर्ट था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को है। उसकी केंद्रीय शासन की बातें करें तो बादशाह के पद पर अधिकारी, कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था जो होता है, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था, सभी को उसके समय से सफलता पूर्वक उसे प्राप्त होता था। वह उसके उत्तराधिकारी के लिए भी मतलब यूं बात करें तो उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं उसके आधार स्वरूप बनाया गया था। ठीक है, अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता जो था उसी में निहित थी और वह प्रशा के फेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासन काल में बातें करें तो कानून की दृष्टि से सभी समान थे। मतलब वो इक्वल मानता था कि कानून के नजर में सभी कोई इक्वल है। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय इसकी बातें करें, शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र जो उसका था वो मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी क्या था? सैन्य विभाग का हेड था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिकों का संगठन करना था। अकबर 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने का प्रथा प्रचलन करता है, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। ठीक है, यानी कि घोड़ा क्या है पहले बदल दिया जाता था तो युद्ध में जाने के लिए पता चले कि रास्ते में ही फेलियर हो गया, वो घोड़ा तो बीमार है या ऐसा हो गया, तो घोड़ा को दागने की प्रथा, यानी कि उसका दिमाग बहुत शार्प था। यूं बोले तो अकबर बहुत एक्सपर्ट था, बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसने सेनापति अपने घोड़े को यूं बात करें, सेनापति ने अपने घोड़े न बदल सके इसलिए घोड़े को दागा जाता था। ठीक है, एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके तो
यानी कि एक ही घोड़ा जो है उसे बदल लिया जाए, इस टाइप का ना हो, इसलिए उन्होंने युद्ध वगैरह के लिए ऐसा घोड़ा को पहचान सके, इसलिए वो दागने का प्रथा स्टार्ट किया। 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन करता है। और मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेणी या पद। ठीक है, मनसबदार का अर्थ अधिकारी से था, जिससे कि शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होता था। और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दीवान की बात करें तो दीवान जो है, ये शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है और खलीफा उमर के काल से मुसलमानों ने इसे अपनाया था। ठीक है, इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए होता था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर के 30वें वर्ष तक दीवाने मुजफ्फर खां, तुर्बीत रजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। और दीवान आर्थिक मामलों में राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, मुगल मनसबदारी की बातें करें तो मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया, वर्तमान की बात करें तो मध्य एशिया, मंगोलिया वगैरह से ली गई थी। इस प्रकार सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना द्वारा किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल में 11वें वर्ष यानी 1566 से 67 ईस्वी में प्रारंभ करता है। मनसब प्राप्तकर्ता जो होता है वो 3 वर्गों में विभक्त था। 10 से लेकर के 500 से कम मनसबदार, फिर 500 से लेकर 2500 तक अमीर होता था और 2500 से लेकर के अमीर आजम कहलाते थे। ठीक है, इसके अलावा जात और सवार यानी कि जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए यानी कि जो लैंड रेवेन्यू होता है उसके वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन होता है, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल, जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। जब्ती जो होती है ये खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल जो होता है ये भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा फेमस था। ठीक है, अर्जित किया था। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का स्टार्ट करता है। मुगल कालीन व्यवस्था के अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था और इस प्रकार ये वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। ठीक है, इसी के कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल का अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य जो सहायक होता था, हेल्पर होता था, वो ख्वाजा शाह मंसूर था। इसी प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पीछे 10 वर्ष के उत्पादन, उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों को औसतन निकालकर और उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन में, जहांगीर बोले तो जहांगीर जो इसका सलीम इसका बेटा होता है। ठीक है, अकबर के सबसे बड़ा पुत्र। ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी, यानी कि जहांगीर के समकालीन कौन था? मोहसिन फानी अपनी रचना दबिस्ताने मजाहिब यानी कि दबिस्ताने मजाहिब में पहली बार दीने इलाही को स्वतंत्र धर्म के रूप में इसमें उल्लेखित है। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1568 से 1569 ईस्वी में एक राजमहल किले का निर्माण करता है और इसका स्टार्टिंग करता है। दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी, ये सारे फेमस है, प्रमुख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला मोती कहा जाता है। और पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय कब होता है अकबर का? 1572 से लेके 1573 ईस्वी में। ठीक है, इसी के समय सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा। और एक वर्ग की इतिहासकार के मत के अकॉर्डिंग गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करता है, जबकि पर्सी ब्राउन इसका निर्माण जो है दक्षिण विजय 1601 ईस्वी में उपलक्ष्य में बताया जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही
तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना करता है और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित करके सर्वमान बनाने का प्रयास करता है, यानी कि इक्वलिटी से वो फॉलो करता है। ठीक है, दीन इलाही की बातें करें तो दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वे सर्ववाद यानी कि सर्वे सर्ववाद पर आधारित है, यानी सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे अव्वल, ठीक है, एक विचार पद्धति था और इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। हिंदू में केवल बीरबल महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बनवाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, लेकिन निर्माण जो है इसका जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। जहांगीर कौन होता है? इसका बड़ा पुत्र होता है, जिसका सलीम के नाम से ये फेमस है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता थी गुंबद विहीन होना, और अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना करता है और अकबर के आदेश में से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया जाता है नकीब खां के द्वारा। ठीक है, बंदायूनी और फैजी विभिन्न विद्वानों को सम्मिलित प्रयत्नों से किया जाता है, यानी कि रजमनामा से फारसी में अनुवाद किया जाता है महाभारत को, और नकीब खां, बंदायूनी, फैजी, ये सभी के द्वारा मिल करके ये इसका फारसी में अनुवाद करते हैं। और बदायूनी ने रामायण का फैजी यानी कि बंदायूनी ने रामायण का करता है, फैजी ने लीलावती का, और अबू फजल ने कालिया दामन की फारसी में अनुवाद करता है। बंदायूनी ने रामायण का किस चीज में अनुवाद करता है? फारसी में। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद करता है, और अबू फजल ने कालिया दमन ये फारसी में अनुवाद करता है। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरि विजय सूरी की बात करें तो हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसे कि जगत गुरु की उपाधि से इसको नवाजा गया था। ठीक है, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और भारत में उस समय पर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करता है। और एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल जो होता है 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। ठीक है, और इसी समय ये समकालीन किसके थे? ऐसा भी क्वेश्चन उल्टा बना सकता है कि एलिजाबेथ प्रथम किसके? तो अकबर जो है इसके। तो आपको कुल मिला के डेट और फैक्ट याद रखना है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। गाइस देखो, फैक्ट याद रहेगा ना तो आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, आप एलिमिनेशन मेथड तक पहुंच सकते हैं। इससे बेनिफिट यही होता है कि आपको यूपीएससी कितना भी हार्ड क्वेश्चन बनाए, यदि अगर आपको फैक्ट याद है ना तो आप स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, राइट। रॉल्फ फिंच जो होता है 1583 मुगल कालीन विद्वान जो होता है अबू फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख इसमें किया है। और रॉल्फ फिंच जो होता है 1583 से लेकर 1586 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी का आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ठीक है, तो रॉल्फ फिंच के बारे में बीपीएससी में बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य दार्शनिक धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में सभी धर्म से रिलेटेड इबादत खाना के द्वारा खोल दिया गया और अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा यानी कि महजरनामा की घोषणा करता है। और महजरनामा अबू फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और उलजेल हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा और मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल इमाम आदिल की उपाधि धारण किया। ठीक है, अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे बहुत सारी त्योहारों में भाग लेता था। उसने
तुलादान, झरोखा दर्शन, हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया। लेनपुल के अकॉर्डिंग हिंदू राजाओं को एकजुट, हिंदू जो भी राजा थे वो एकजुट कर लेना अकबर के समय में सबसे स्पष्ट विशेषता था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि अकबर अपने युग में संतान पिता दोनों था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट गाइस, अकबर से रिलेटेड, जो सभी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखने हैं गाइस। थोड़ी हम लोग जहांगीर से रिलेटेड भी देख लेते हैं। जहांगीर ये भी बहुत ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, जहांगीर जो होता है, देखो जहांगीर जो होता है ये अकबर का बड़ा पुत्र होता है। ठीक है, और जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को होता है, जिसका पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से होती है। मतलब यूं बोले कि जोधा अकबर, वैसे आप लोग सीरियल आप लोग देखे होंगे, तो जोधा अकबर की जो भतीजी होती है, मतलब अपना भाई की बेटी, उसी से इसका शादी होता है। किसका? जहांगीर का। ठीक है, हालांकि इसमें दिखाया गया है कि जहांगीर जो है वो किसी और से प्यार करता है, पसंद कोई और रहता है, इन्हें यहाँ जबरदस्ती शादी कराई जाती है। तो आप सभी देखे ही होंगे सीरियल वगैरह। खैर वो तो सीरियल की बातें हैं, वैसे एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा इसे फैक्ट के रूप में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का जो जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को होता है, और इसका विवाह अंबर, यानी कि अंबर का है, जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर। यहाँ के राजा होते हैं भगवान दास की पुत्री राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में होता है। खुसरो मानबाई की संतान था। खुसरो जो था ये मानबाई की संतान था। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से होता है, और शहजादा खुर्रम इसकी पुत्र था। ठीक है, शहजादा खुर्रम जो था इसका पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। देखो गाइज कितना बड़ा बड़ा नाम है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरफ इसे सलीम भी कहा जाता है, एक तरफ नूरुद्दीन मोहम्मद भी कहा जाता है। इतना बड़ा टाइटल लेकिन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदार को उच्च पद प्रदान करता है, और एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया, और गद्दी पर बैठते ही बहुत सारा मतलब लोकहित में काम किया। 2 अस्पा, सिंह अस्पा ये जहांगीर ने चलाया था, और इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, 2 अस्पा का मतलब होता है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। यानी देखो 2 अस्पा, सिंह अस्पा जहांगीर ने चलाया था। 2 अस्पा का मतलब होता है मनसबदार जो होता था, मनसबदारों को अपने सवार पदों के दुगुने घोड़े रखना पड़ता था। सिंह अस्पा का मतलब होता है इसमें मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखना पड़ता था। 1615 ईस्वी की बातें करें तो राणा अमर सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ी की संधि हुई, और इसमें राणा ने यानी कि जहांगीर और राणा जो थे चित्तौड़गढ़ के, जो राणा अमर सिंह थे, ये दोनों में एक संधि होता है, और मुगल बादशाही की अधीनता स्वीकार हो जाता है। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया, और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादु दौला या फिर मिर्जा गियास बेग था। ठीक है, यानी कि कहीं लिखेगा एतमादु दौला या मिर्जा गियास बेग। ठीक है, नूरजहां का पिता। ठीक है, यानी मिर्जा गियास बेग जो था ये नूरजहां का पिता है। अशमत बेगम नूरजहां की माँ होती है, और आशफ खां ये नूरजहां का भाई होता है। एक शहजादा खुर्रम
बाद में शाहजहां इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां ने प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को दो भागों में बांटा और 1611 से 1622 तक, 1622 से लेकर 1627 तक। प्रथम काल की बात करें तो खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल की बात करें तो खुर्रम जो था इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस की बातें करें तो 1608 से लेकर 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंग को इंग्लिश खां की उपाधि देकर के अर्मेनिया के एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देता है और अर्मेनिया को एक स्त्री से उसका शादी करा देता है। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन था? सर थॉमस रो। तो पूछेगा कि दो अंग्रेज अधिकारी, तो विलियम हॉकिंस, दूसरा कौन था? सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो की बातें करें तो 1615 से लेकर 1619 ईस्वी तक ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर के जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसा बहुत ही सारा स्थानों पर एक अवसर उसे मिला और वह बादशाह के साथ शिकार खेलने में भी यानी कि बादशाह के साथ वो शिकार भी खेलने जाता था। आगरा में एक वर्ष तक वो रहा और पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था। ठीक है, तो पीटर मुंडी जो है ये ब्रिटेन की यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछेगा कि पीटर मुंडी जहांगीर के समय आया था, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसके समय में आया था? शाहजहां के समय में आया था। फ्रांसिस्को की बात करें तो फ्रांसिस्को पेलसट जो है ये डच पर्यटक था और ये जहांगीर के समय में भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक रिमांस्ट्रेंट्री में जहांगीर के समय का अनुबंध विवरण लिखता है और मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, यानी बहुत हाई लेवल पे था। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ का विषय वस्तु से संबंध होता था। सॉरी फॉर दैट गाइज, कभी कभी हो जाता है ऐसे खांसी वासी। जहांगीर ने उसे इस संबंध से मुक्त कर दिया और जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर को अब्दुल हसन से सम्राट जहांगीर ने उसे दोनों को नादिरुल अस्त्र उस्ताद मंसूर और नादिरुल जमा अबू हसन की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था और ये किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के दरबार में रहता था। अबुल हसन जो था, अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी, यानी व्यक्तियों का जैसे देखेगा कि किसी को कोई बातचीत कर रहा है वैसे हूबहू वैसा ही चित्र उतार देता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपसे, तो ये आपको बताना है कि अबुल हसन जो है ये व्यक्ति का चित्र वगैरह ये करता था। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो था ये पक्षी के चित्र वगैरह ज्यादा बनाता था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन जो है उल्टा इसका इसमें और उसका उसमें उल्टा करके स्टेटमेंट बनाएगा, तो आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, जहांगीर जो होता है ये एक उच्च कोटि का लेखक था, बहुत ही समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखता है और उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा। ठीक है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के बाद ही विद्रोह किया जो 1606 ईस्वी में हार गया है। ठीक है, 1623 ईस्वी में बात करें तो शहजादे खुर्रम की विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया और 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर और जहांगीर के मकबरे काबुल और शहदारा लाहौर में है। ठीक है, शहदारा कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मुगल बादशाह बाबर जहांगीर के मकबरे काबुल और शहरदरा लाहौर में है। ये अफगानिस्तान, काबुल जो है ये गाइस काबुल हो जाएगा अफगानिस्तान में, लाहौर ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है,
अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और इमातुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है, यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाया जाता है और इसमें गुदाई एक संगमरमर के अलावा पितरादुरा का प्रयोग सजावट में पहली बार इसमें किया जाता है। गोविंद प्लेस की बातें करें, गोविंद पैलेस यानी कि गोविंद महल की बातें करें तो ये मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है और ये 7 मंजिल महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में होता है। राजा वीर सिंह देव जो होता है ये पत्थरों से करवाता है, ठीक है, इसका निर्माण। ठीक है, तो गाइज ये रहा आपका जहांगीर से रिलेटेड फैक्ट। ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री, ये जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये मैंने सारे कंप्लीट करा दी है। कल आपका मतलब 3, 4, 5 चैप्टर और रहेगा, सबको एक ही बार में मैं ऐड कर दूंगी और वो आपका फाइनल रहेगा। ऐसे एक ही बार करेंगे ना तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जो मेरे फोन से शूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि मैं सब कुछ से करूं, क्योंकि फोन से ही मैं सब कुछ करती हूँ। ठीक है, तो गाइज ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा, अपना व्यू दीजिएगा कि किस टाइप का आप लोग वीडियो चाहते हैं। क्या एनसीईआरटी का सीरीज जारी रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, जो भी सारे हैं मैं सबका कंप्लीट करा दूंगी। जैसे मैंने पढ़ाई करी है, शॉर्ट नोट्स बनाई है, मैं ऐसे ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर दूंगी। अगर आप सभी चाहते हैं कि मंथली मैगजीन जो है वो अपलोड होना चाहिए ऑडियो फॉर्म में, वो भी मैं कर दूंगी। तो प्लीज आप सभी कमेंट में एटलीस्ट मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, एंड जब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कहीं पे बैठ जाइए या फिर कोई काम कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा करके कंटिन्यू 2 से 3 बार एटलीस्ट सुनिए, बेशक पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।